Hello everyone, welcome back to our channel. This is the part 3 of your Indian economy first chapter, which is Indian economy on the eve of independence. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हम इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से पहले थी, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, हम प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी नोन थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिक्लाइन किया, किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ ख़राब हुई, किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से हमारा स्टैगनेंट रहा बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिशर्स, ये सब हमने देखा था। इसके कुछ रीजंस हम लोगों ने देखे थे। आई होप आप लोग इससे अपडेटेड होंगे। साथ में ही हम लोगों ने देखा था कि ये मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, उससे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारी इकॉनमी में, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का। और साथ में ही हमने देखा था कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा, पब्लिक सेक्टर का इतना रोल नहीं था। ये सारे रीजंस थे जिस वजह से हमारी इंडियन इकॉनमी की इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। उसके बाद हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ा। फॉरेन ट्रेड हमने देखा कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसा चल रहा था, किस तरीके से वो हमको स्लेव की तरह काम करवाते थे, किस तरीके से हमारे चीप गुड्स लेते थे और हमको महंगे में गुड्स देते थे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली कंट्रोल किया हुआ था और हमारे सारा इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर लिया था, ले लिया था। उसके बाद हमने डेमोग्राफिक कंडीशंस देखी थी। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया था। इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम पे हम स्टेज 2 हाई बर्थ रेट, डेथ रेट वाला फेज था स्टेज 1। एक 1921 के बाद हम स्टेज 2 पे आ गए थे। काफ़ी कम लिटरेसी रेट थी इंडिया में, बहुत ही पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम थी और बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। ये सारे रीजंस थे इंडिया का डेवलप ना हो पाने की वजह से। अब हम आज देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि इंडिया के अंदर किस तरीके के लोग ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, क्या ऑक्यूपेशंस थी उस टाइम पे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडियन के हमारे जो लोग थे एग्रेरियन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा थे और ये सारा जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। बेसिकली हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं मेन ब्रॉड कैटेगरी के अंदर। पहला हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा हमारा होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स हमारा होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज द प्राइमरी सेक्टर। जैसे लैंड, वाटर, सबसॉइल एसेट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गए। ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर्स उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है और वो क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल्स को गुड्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली इसको मैन्युफैक्चर सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलने का यही रीजन है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल्स को इनटू दी अनदर गुड, राइट। तो ये इंटरमीडिएरी भी होता है प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बीच में। अब इसके एग्जांपल जो आपके बुक में दे रखे हैं वो है फर्म्स इंगेज इन कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू शुगर। अब जैसे शुगर केन जो है हमारा वो प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू, हमने एग्रीकल्चर के थ्रू, फार्मिंग के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट किया और जो हमारी शुगर मिल है, इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने उसको शुगर में कन्वर्ट किया। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, पावर जनरेशन हो गई, राइट। तो ये डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पे फॉर द रॉ मटीरियल्स। उसके बाद हमारा आता है टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, के सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे। ये दोनों सेक्टर्स अगर अच्छे चलेंगे तो वो टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। पहले के टाइम पे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था लोगों का। अब आज के टाइम पे पूरा आप कह सकते हो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब हम टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखा था हमें ड्यू टू द ब्रिटिशर्स रूल। इंडिया में हमारा ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। हमने देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, एज इन सेकेंडरी सेक्टर किस वजह से ग्रो नहीं कर पाया, वो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों स्टैगनेंट रहा वो भी एक रीज़न है, हमने जो देख चुके।
तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था वो हम समराइज करेंगे। हमारा था प्री डोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा उस टाइम पे प्राइमरी ऑक्यूपेशंस काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें इंडिया का जो वर्कफोर्स था 70 to 75% ऑफ द वर्कफोर्स हमारी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व थी, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थे और सर्विस सेक्टर के अंदर 15 से 20% थे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा उस टाइम पर ऐसा था। तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा कैसा था। 70 to 75% हमारा था प्राइमरी सेक्टर्स में, देन 10% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एंड 15 to 20% हमारा सर्विस सेक्टर में था। रीजनल वेरिएशंस यही है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक एस्पेक्ट है कि उस टाइम पे ना रीजनल वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा थी। रीजन वाइज, स्टेट वाइज बहुत वेरिएशंस थी। कई स्टेट्स थी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, कई स्टेट्स में प्राइमरी सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो रीजनल वेरिएशंस भी काफ़ी थी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की डिपेंडेंस काफ़ी कम हो गई थी उस टाइम पे, और वो लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर कम था। ये कुछ रीजन्स जो यहाँ पे मेंशन है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जहाँ पे कुछ स्टेट जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये जो तीनों स्टेट्स हैं हमारी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की वर्कफोर्स बढ़ गई थी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंस बढ़ गई थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे थे। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सर्विसेज, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हमारी इकोनॉमी में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका बिल्डिंग्स हो गई, इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। जैसे यहाँ दे रखा है कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गई, बैंकिंग हो गई, तो ये सब का सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग से रिलेटेड है, वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और बहुत एफर्ट्स लगने थे कि अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, यानी कि रोड्स को, रेलवे को, पोर्ट्स को, वाटर ट्रांसपोर्ट, आपके पोस्ट हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए। तो कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े टू डेवलप करने के लिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का मेन इंटरेस्ट यही था कि अपने लिए उनको काम करना है, तो उनका जो ये मेन मोटिव था कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है, वो उनको अपने फ़ायदे के लिए करना था। जो चीज़ें उनको फ़ायदा करे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहते थे, ठीक है। वो इंडियन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते थे। अब ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लाए। पहला हमारा आता है रोड। तो ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा तो अकम्पलिशमेंट नहीं हुई यहाँ पे रोड्स में, इतना ज़्यादा रोड्स को इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड्स की कमी होती थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इतना ज़्यादा फंड ना होने की वजह से रोड्स का हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, ठीक है। बेसिकली रोड्स बनाने का मेन मोटिव यही था कि हम जो भी हमारी आर्मी है उसको मोबिलाइज कर सके, इस जगह से उस जगह आर्मी को भेज सके, इसलिए रोड्स बनाना था। रॉ मटेरियल्स वगैरह को डिलीवर कराना था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये कुछ रीजंस थे रोड्स का बिल्ड करने का, ठीक है। अब क्योंकि भाई अब देखो, देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल द वेदर रोड्स टू रीच आउट टू पर्टिकुलर एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इतने ज़्यादा अच्छे रोड्स नहीं बनते थे, रेनी सीजन पे इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होती थी। कोई रोड्स ऐसे नहीं थे जहाँ पे जा सके, उस रोड पे जा सके कोई भी आर्मी या कोई भी ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो रोड्स काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी ख़राब थे और इंडियंस काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैमिटीज़, नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे फेमाइंस वगैरह काफ़ी आते थे। इस वजह से हमारे जो इंडियन के रोड्स थे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते थे। हमारा सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आता है रेलवेज। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर करी है तो हम उसको रेलवे मानते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवे जो स्टार्ट करी वो 1850 के अंदर स्टार्ट की थी। ये आपको याद रखना है कि जो हमारी इंडिया में जो रेलवे स्टार्ट हुई थी वो 1850 में स्टार्ट हुई थी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं, 2 चीज़ें कि रेलवे के आने से क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंस क्या रही रेलवे की। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे आने से जो लॉन्ग डिस्टेंस थे वो बहुत ही कम समय में हम उसको ट्रैवल कर सकते थे,
ठीक है। तो जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो थे वो सारे रिमूव हो चुके थे, टूट चुके थे इस रेलवे सिस्टम के आने की वजह से, और इससे नेशनल इंटीग्रेशन हमारा प्रमोट हुआ। तो ये कुछ एक पॉइंट था कि किस तरीके से रेलवे ने हमें हेल्प करी। दूसरा पॉइंट है क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि हम उसको बेच सकते हैं। तो इससे हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो और कमर्शलाइज हो गया, उसको हम और ज़्यादा सेल कर सकते हैं, राइट, ईजिली सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब रेलवे ट्रांसपोर्ट आ गया था जिससे बहुत ईजिली, बहुत ही कम टाइम में हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इससे बस ये हुआ था कि इससे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो थी वो इफेक्ट हुई थी, बट इस सेंस में था कि कमर्शलाइजेशन को उसने और इनहांस कर दिया था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे आने से इफेक्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो थी बॉम्बे से थाने गई थी, दिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, ओके। तो रेलवे ने हमेशा फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया, बट ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फायदा हुआ था इंडियन से उस टाइम पे, राइट। और रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने से इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी हुए थे। तीसरा, हम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो, ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर्स लिए कि एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करें, बट वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए थे, ठीक है। जो इनलैंड वाटरवेज थे वो काफ़ी अनइकोनॉमिकल था, जैसे कि आपको पता है उड़ीसा में कोस्ट कैनाल जो है, राइट, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और रेलवे के कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी, इस वजह से हमारे को इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं लगा, मतलब ब्रिटिशर्स को इतना फीजिबल नहीं लगा बिल्ड करना हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो इन्होंने ये भी अबेंडन कर दिया, इस चीज़ को भी इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है। तो रेलवे ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था एज कम्पेयर टू दी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन उस टाइम पे जो पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चलते थे वो थे पोस्ट और टेलीग्राफ, ठीक है। पोस्ट काफ़ी ज़्यादा चलते थे और टेलीग्राफ काफ़ी ज़्यादा फेमस था। पहले इंटरनेट वगैरह इतना नहीं होता था कि आप इंटरनेट, आज तो जैसे अभी मैसेज भेजा उधर डिलीवर भी हो गया, बट पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता था, ठीक है। एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ सर्किट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंडिया में था, जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। टेलीग्राफ कैसे काम करता था, किस तरीके से आपको एक वीडियो मिल सकती है, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग थी। तो ये एक बहुत ही, ये जो एक्सपेंसिव सिस्टम आया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इसका यही मेन था, एम यही था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। बट पोस्टल सर्विसेज इतनी ज़्यादा हर जगह फैली हुई नहीं थी, कि इनएडिक्वेट फैसिलिटीज थी। रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्या रीजंस थे, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि वो बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करे, बट उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करे, राइट। रोड्स उन्होंने बनाए क्योंकि उनको मोबिलाइज करनी थी आर्मी। रोड्स वर बिल्ड मेनली फॉर मोबिलाइजिंग दी आर्मी विद इन इंडिया, और रॉ मटेरियल्स कैसे इंडिया से लेके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट में भेज सके, और उसको बाहर की कंट्रीज यानी कि इंग्लैंड वगैरह में, कोई भी फॉरेन डेस्टिनेशंस में किस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो उनका रोड बिल्ड करने का यही रीज़न था कि हम बाहर के देशों में उसको बेच सकें, ठीक है, रोड्स के थ्रू। रेलवेज हमारा ब्रिटिशर्स ने मेनली जो बिल्ड किया था वो 3 रीजन से बिल्ड किया था, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, क्योंकि इंडियन टेरिटरी काफ़ी बड़ी है, उसको कंट्रोल करने के लिए जल्दी से एक डिस्टेंस काफ़ी कम ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर सके, तो उसके लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करने के लिए इंडियन टेरिटरी को, इसके लिए भी इन्होंने हमारा इंडिया के अंदर रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड रीजन था कि प्रॉफिट अर्न कर सके फॉरेन ट्रेड से, क्योंकि अब कम टाइम पे वो लोग अपने गुड्स को बाहर बेच सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे को वो लिंक कर सकते हैं बड़े बड़े पोर्ट से। तो फॉरेन ट्रेड भी इससे वो बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स क्या कर सके, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सके, राइट। उनको कुछ फायदे वाली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सके इंडिया के अंदर। तो इनके यही मेन रीजंस थे, क्योंकि रेलवे इज ए इन्वेस्टमेंट, राइट, और इनके लिए ये फायदेमंद था। तो ये रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स क्यों इंडिया के अंदर रेलवे बिल्ड करना चाहते थे, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, तो आपको ये 3 रीजंस पता होने चाहिए। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मैं आपको बता चुकी, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत ही हाई कॉस्ट पे था, बहुत ही एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, और इसका मेन मोटिव था कि लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, राइट। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ पूरे चैप्टर के क्रक्स की, अब हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि इंडिया इंडिपेंडेंस वॉन करी इंडिया ने 1947 में, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में 200 साल तक रूल किया, और किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, वो हाँ यहाँ पे पॉइंट्स में आपको दे रखा है। पहला पॉइंट यही है कि इंडिया की जो बहुत ही लंबे समय तक इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो कांस्टेंट रही। पर कैपिटा जीडीपी में आपको वापस बताती हूँ,
पर कैपिटा जीडीपी होती है कि कितनी पॉपुलेशन और कितनी इनकम है, राइट। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, कि हर एक इंसान को कितनी इनकम है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया के अंदर जो इनकम थी वो कांस्टेंट रही, लोगों की इनकम इतनी स्टैग्नेट रही थी, ग्रो ही नहीं कर पा रही थी, राइट। और इंडिया की जो पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड होने लगी थी, क्योंकि हमने देखा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी डिक्लाइन करवा दी थी ब्रिटिशर्स ने, इस वजह से हमारा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे बढ़ चुका था। ज़मींदारी सिस्टम्स हमने देखा था, ज़मींदारी सिस्टम किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे ज़मींदारी सिस्टम लगा रखा था, फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने लेने का, रेंट जिसको हम लगान कहते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, उस टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड्स चलते थे, कोई मॉडर्न मेथड्स नहीं आए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आए थे HYV सीड्स, ये सब उस टाइम पे नहीं थे, ट्रेडिशनल मेथड्स चलते थे, ये भी एक रीज़न था। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, उस टाइम पे काफ़ी फेमाइंस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इस वजह से इंडिया डेवलप नहीं हो पा रही थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा इतनी इनएडिक्वेट थी, ठीक है, इतनी थी नहीं वहाँ पे उस टाइम पे। तो ये सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो भी पॉलिसीज लगाई हुई थी, इस वजह से इंडियन इकोनॉमी रून हो चुकी थी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर। सो इसके बाद एक चीज़ और है जो आपको एक शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ सकते हैं पेपर में, कि क्या क्या ब्रिटिशर रूल होने पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को ख़राब किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कितना ख़राब था ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा, हमने ये सब देखा। बट उन्होंने क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में किए हैं वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखो ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन आने की वजह से हमारा जो इंडिया में था सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी, हम खुद के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, ठीक है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा आया, जैसे रोड्स एंड रेलवेज आए, ठीक है। ये बहुत ही चीप और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट था। फेमाइंस पे ये लोग चेक करते थे, क्योंकि देखो अब क्योंकि रोड्स और रेलवे सिस्टम्स बन गए थे, तो इसके थ्रू ये लोग बहुत आसानी से, बहुत ही टाइमली चेक कर पाते थे कि इंडिया के अंदर कहाँ फेमाइन हो रहा है, और ईजिली फूड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे जहाँ पे भी ड्रॉट वगैरह की कंडीशन आई, ठीक है। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, हम पहले बार्टर एक्सचेंज, आपको पता होगा बार्टर एक्सचेंज चलता था, हम पहले गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब यही होता है जब हम गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते हैं बिना पैसों को यूज़ करे। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो बार्टर एक्सचेंज चलता था उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि करेंसी के फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये भी उनका एक प्लस पॉइंट था। बार्टर एक्सचेंज के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे मनी चैप्टर के अंदर, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्यों बार्टर सिस्टम को हटा के मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया गया, ठीक है। सो वो उसमें देखेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में यही है कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में बना चुका था, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें थी, तो उससे इंडिया को काफ़ी हेल्प हुई थी, और आज भी हेल्प हुई थी, ठीक है, होती ही है। और अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हम आज़ादी ले रहे थे उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया कॉलोनियल, बैकवर्ड, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, डिप्लीटेड और एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी में। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया 200 साल तक, उसकी बहुत एक्सप्लॉइट किया गया इंडिया को, इंडिया की जो वेल्थ थी उसको ड्रेन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्यों? अपने आप को ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ग्रो करने के लिए इंडियन की वेल्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इंडिया के सारे रॉ मटेरियल्स लेके इंडिया में इनकरेज किया उन्होंने, क्या, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सके ब्रिटिश कॉलोनी में, ठीक है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश कॉलोनी में कैसे ट्रांसफॉर्म किया? कमर्शलाइजेशन के थ्रू। और इसी तरह ब्रिटिश मतलब कॉलोनियल इकोनॉमी यानी कि ब्रिटिश रूल जो था, कॉलोनियल का मतलब ही ब्रिटिशर्स हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे इंडियन को रूल किया हुआ था, वो ये था ब्रिटिशर्स। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी यानी कि इंडिया के अंदर दो एस्पेक्ट चल रहे थे उस टाइम पे ना, जब ब्रिटिश पीरियड खत्म होने के टाइम पे दो चीज़ें हो गई थी। सेमी फ्यूडल मतलब फ्यूडल मीन्स दो सिस्टम की बात हो गई। तो एक था कि फ्यूडल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे, हमने देखा था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम आने की वजह से रिलेशन आया लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, कि लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि लगान जो होता था चार्ज करते थे कल्टीवेटर से, टेनेंट से, ठीक है। तो एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन बन गया था, तो उससे एक फ्यूडल सिस्टम आया, ठीक है। साथ में ही कैपिटलिस्ट सिस्टम हमने देखा था ना, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में यही था कि किस तरीके से ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई,
मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने की वजह से कैपिटलिस्ट और लेबरर्स भी आए। कैपिटलिस्ट जो कैपिटल, जिनके पास कैपिटल्स होता है राइट, प्रॉफिट के लिए अपने बिजनेस को रन करते हैं, लेबर हायर करते हैं। तो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम आया इंडिया में ब्रिटिशर्स के जब क्लोज एकदम ब्रिटिशर्स जब खत्म हो रहा था। तो या कैपिटलिस्ट और लेबर, और एक दूसरा हम लोगों ने देखा टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 2 फीचर्स आए, एक फ्यूडल का भी आया और कैपिटलिस्ट का भी आया, इसलिए इसको सेमी फ्यूडल बोल रहे हैं हम। स्टैगनेंट इकोनॉमी, इंडिया उस टाइम पे बहुत ही स्टैगनेंट फेज पे थी, बहुत ही कम रेट से ग्रो कर रही थी। हम इसमें लिख भी रखा है कि लेस देन 2% रेट हमारी ग्रोथ रेट थी, काफ़ी कम ग्रो हो रहा था। और हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट था, आउटपुट जो ग्रोथ रेट हो रहा था वो भी 0.5% था। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है इतना कम ग्रोथ होना। बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडिया उस टाइम पे बहुत ही बैकवर्ड थी, ठीक है। बैकवर्डनेस के यही रीजन थे कि प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम था, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, मास इलिटरेसी, ठीक है। ये पॉइंट सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या बैकवर्ड के रीजन क्या है। अदरवाइज हमने ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, इंडिया उस टाइम पे बहुत ही डिप्लीट हो चुकी थी, हमारे सारे रिसोर्सेज सब कुछ हमारा डिप्लीट हो गया था, कोई फिजिकल एसेट्स नहीं थे, ठीक है। कोई भी ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ कोशिश नहीं की कि हमारे फिजिकल एसेट्स को वो रिप्लेस कर सके, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके थे लड़ाइयों, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, राइट। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर चुके थे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा था उस टाइम पे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था कि इंडियन जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा था डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि वेपन वगैरह की काफ़ी डिमांड हुई थी उस टाइम पे। तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह के टाइम पे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इस वजह से हमारे रिसोर्सेज एक्सेसिव यूज़ हुए, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने कोई भी कोशिश नहीं की कि वो इंडिया के जो डिप्रिशिएटेड रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, उनको रिप्लेस करें, ऐसा उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने क्रिएट किया लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको पता है कि कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो चुके थे। तो डिवाइड एंड रूल एम्प्यूटेड इकोनॉमी यही था। इससे मेन प्रॉब्लम यह आई थी कि इस पार्टीशन से इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कई प्रॉब्लम ऐसी दिखी कि जो पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए, उनके लिए रिहैबिलिटेशन चाहिए, अब उनके लिए है नहीं रहने के लिए कोई जगह, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम आने लगी। अब इंडिया का वो जो जूट और कॉटन ग्रोइंग सेक्टर्स था वो पाकिस्तान के उसमें चला गया था, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया। इस वजह से इंडिया को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज फेस करनी पड़ी जूट और कॉटन मिल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक पार्टीशन का हमारा एक इंपॉर्टेंट रीज़न बन जाता है कि क्या क्या हमारा इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रॉब्लम हमने देखी। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, साथ में ही आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो दिस वॉज अबाउट इट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।